हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने लोकसभा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री से जुड़े कुल 40 विविध प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? तो इनमें से सभी देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों ही लगातार दो बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 6130 दिनों तक पीएम रहे, ठीक, और इंदिरा गांधी 5829 दिनों तक, और मनमोहन सिंह 3656 दिन तक, और चौथे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम 2272 दिनों तक पीएम पद पर आसीन रहने का रिकॉर्ड है, ठीक। और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सिर्फ 16 दिन के लिए पीएम बने थे। दोस्तों, मैं आपको एक बार और फिर से दोहरा दूं कि देखिए, सबसे लंबे समय तक हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उनके नाम 6130 दिनों तक का रिकॉर्ड है, ठीक ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू 6130 दिनों तक पीएम बने रहे थे। इंदिरा गांधी 5829 दिनों तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह 3656 दिन तक, और अटल बिहारी वाजपेयी 2272 दिन तक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक ना, वो ना ही निर्वाचित, मनोनीत, चयनित कुछ भी नहीं होते। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, ठीक। साधारणतः प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल के गठबंधन के नेता होते हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, ठीक। संविधान अपने भाग 5 के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों को प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ठीक। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो देखिए, भारत का एक व्यक्ति कितनी ही बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, ठीक। इसके लिए संविधान में कोई भी नियम नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शक्ति का प्रमुख उभरता केंद्र है। देखिए, भारत में शक्ति का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? कौन है? तो प्रधानमंत्री का पद, ठीक ना। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री पद के वर्चस्व व महत्व का सबसे अहम कारण है उसके पदाधिकारी को प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियां, ठीक। संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है एवं यह निर्दिष्ट करता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, तथा अनुच्छेद 75 यह स्थापित करता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार की जाएगी एवं मंत्री को विभिन्न कार्यभार भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही देंगे, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, ठीक। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। देखिए, 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग नहीं था, उससे पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, ठीक ना।
1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? ठीक ना, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? तो देखिए, सबसे पहले कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, उसके बाद इंदिरा गांधी और उसके बाद मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह। तो मतलब 2, 1, 3, 4, ठीक ना। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। मैं इनके कार्यकाल भी बता दूं तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक बने थे, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और उसके बाद फिर 1980 से 84, मोरारजी देसाई 1977 से 1979 और चौधरी चरण सिंह 1979 और 80। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो संसदीय तंत्र में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं? तो जो नेता होते हैं, किसके नेता होते हैं? तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। मतलब कि निम्न सदन कौन सा? तो निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं, ठीक ना। यानी लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक ना, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्य का निष्पादन करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, अनुच्छेद 75। ठीक, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप सबको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। ठीक ना, व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। और तीसरा, अगर व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो उम्र का आंकड़ा 30 के पार होना चाहिए। ठीक, और चौथा है, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर हो तो वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सरकारी पद का मतलब है कि वह कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, कोई भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं। ठीक, और संसद के सदस्यों को लग रहा है कि ये कोई गलत कार्य कर रहे हैं,
कहने का मतलब है कि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हों या फिर गलत निर्णय ले रहे हों, मतलब या फिर उनका उस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में विश्वास ना रह गया हो, ठीक ना। संसद के लोगों को जब लगता है कि उनका वर्तमान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में उनका कोई विश्वास ना रह गया हो तो क्या करते हैं, वे लोग अविश्वास प्रस्ताव जारी करते हैं, ठीक ना। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव जारी करते हैं उनके खिलाफ, और अविश्वास प्रस्ताव अगर बहुमत से पारित हो जाता है संसद में तो फिर वो जो प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का पद है, ठीक। देखिए भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है, तो संविधान द्वारा सृजित है, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ठीक ना। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री क्या, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हमारा ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। देखिए इंदिरा गांधी, ठीक ना। इंदिरा गांधी वह वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं, और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर के 1984 तक, चौथी पारी में 1980 से 1984 तक में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री बनी रही। हमारा अगला प्रश्न है नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो पीवी नरसिंह राव, ठीक। पीवी नरसिंह राव भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक। कौन, तो पीवी नरसिंह राव। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, ठीक ना। देखिए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य थी, मतलब कि निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य थे, तो इंदिरा गांधी, ठीक ना। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, ठीक। सन 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे, ठीक ना। मोरारजी देसाई श्रीमती इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा करते थे। अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य रहीं। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था, तो एच.डी. देवगौड़ा, यानी एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। देखिए एच.डी. देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक। उनका कार्यकाल सन 1996 से 1997 तक रहा। इसके पूर्व 1994 से 1996 तक वे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो चौधरी चरण सिंह, ठीक। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की थी, ठीक ना। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक ना। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था, तो उपयुक्त सभी को। देखिए चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा को, ठीक। ये तीनों
प्रधानमंत्री, इन तीनों को ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1980 से 1984 तक। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री का पद गुलजारी लाल नंदा ने ग्रहण किया। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक, भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को सफलता 1978 में मिली। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 1978 में दूसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार के घटक दलों में आपसी मतभेद थे। अपनी हार का अंदाजा लगाते ही मोरारजी देसाई ने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ठीक, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 1979 में वे वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की थी। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे और ये संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीन रहे। कितने दिनों तक? तो 6130 दिनों तक। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो देखिए, सबसे कम चौधरी चरण सिंह का था। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल सबसे कम था। वे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल सिर्फ 170 दिनों का था। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा। देखिए, पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ताशकंद में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर से 11 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की गठबंधन के तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री सन 1977 से 79 तक रहे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो राजीव गांधी। ठीक, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और उनकी मृत्यु 21 मई 1991 को बम विस्फोट में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? देखिए, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में यह पद संभालने का रिकॉर्ड स्वर्गीय मोरारजी देसाई के नाम है, जो 1977 में 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, 1977 में 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।